नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग 31 अक्टूबर 2022 के दैनिक क्विज की चर्चा करेंगे, जो कि आपके आगामी संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से लाभदायक सिद्ध हो सकता है। तो आइए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब कोई राज्य किसी मामले की जांच के लिए सीबीआई को सामान्य सहमति प्रदान करता है, तो इस एजेंसी को जांच के संबंध में या हर मामले के लिए हर बार उस राज्य में प्रवेश करने पर नई अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती है। दोस्तों, यह कथन एकदम सत्य है, क्योंकि अगर राज्य सामान्य सहमति प्रदान करता है तब उसे हर बार राज्य में प्रवेश करने पर नई अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती है। तो दोस्तों, यह सहमति लेना क्यों जरूरी होता है? क्योंकि सीबीआई दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 द्वारा शासित है और केवल केंद्र सरकार के विभागों और कर्मचारी ही इसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं। ऐसे में यह राज्य सरकार के कर्मचारियों और किसी राज्य में हिंसक अपराध से संबंधित मामले की जांच संबंधित सरकार की सहमति के बाद ही कर सकती है। अगर किसी राज्य ने सामान्य सहमति वापस ली है तो सीबीआई उस राज्य में बिना सरकार की मंजूरी के नया मामला दर्ज नहीं कर सकती। तो दोस्तों, यह पहला कथन सही है। दूसरा है, राज्य सरकार द्वारा सहमति की वापसी यदि कोई हो को भूतलक्षी रूप से नहीं बल्कि भविष्य लक्षी प्रभाव से प्रभावी किया जा सकता है। यह भी कथन एकदम सत्य है, लेकिन यहाँ पर बात की जा रही है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन से गलत हैं। तो दोस्तों, यह दोनों गलत नहीं है, अतः उत्तर क्या होगा? इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पर इंडियन एक्सप्रेस में आई हुई खबर है, तेलंगाना विथड्रॉ जनरल कॉन्सेंट टू सीबीआई, हाई कोर्ट टोल्ड। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तेलंगाना राज्य ने सामान्य सहमति वापस ले ली है। इसी तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेघालय है, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, केरल और मिजोरम पहले से ही सहमति वापस ले चुका है। तो इस तरह से देख सकते हैं कि यह 10वां ऐसा राज्य है जो सामान्य सहमति वापस ले लिया है। तो ये सामान्य सहमति होती क्या है? तो राज्य सरकारें जांच के लिए सीबीआई को सामान्य या मामला विशेष से जुड़ी सहमति देती हैं और सामान्य सहमति सीबीआई की केंद्रीय कर्मचारियों के भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में जांच के लिए मदद करती है। अगर यह सहमति न मिली हो तो सीबीआई को हर मामले में छोटी से छोटी कार्रवाई के लिए भी राज्य सरकार की मंजूरी की जरूरत होती है। आमतौर पर राज्य सीबीआई को यह सहमति दे देते हैं। अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर, C-295। इसके बारे में हम लोग जिक्र भी कर चुके हैं। वायुयान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? C-295 मूल रूप से एक फ्रांसीसी विमान निर्माता द्वारा निर्मित किया गया था, जिसका नाम कंस्ट्रक्शंस एरोनॉटिकस SA है। तो दोस्तों, यहां पर यह कथन गलत हो जाता है, क्योंकि यह फ्रांसीसी नहीं, यह स्पेनिश कंपनी है, यह ध्यान रखेंगे। तो यह पहला तो गलत हो गया। दूसरा है, C-295 MW 5 से 10 टन क्षमता एवं 480 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम गति वाला एक परिवहन विमान है। तो दोस्तों, यह कथन एकदम सत्य है, अतः उत्तर क्या होगा? केवल B यानी केवल 2 होगा। तो यह जो है देख सकते हैं कि C-295 टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट टू बी बिल्ट बाय टाटा एयरबस इन इंडिया। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने 30 अक्टूबर को आधारशिला रखी, कहां? गुजरात के वडोदरा में। और यह एयरक्राफ्ट की खासियत है कि यह ट्विन टर्बो प्रॉप ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। दोस्तों, इसकी पेलोड क्षमता 10,000 किग्रा तक, यानी विमान लगभग 10 टन का वजन लेकर के उड़ान भर सकता है। दोस्तों, विमान में 70 सैनिक ट्रूप्स, 50 पैरा ट्रूपर्स और 5 पायलट की भार क्षमता है। दोस्तों, यह विमान लगातार 11 घंटों तक उड़ान जारी रख सकता है। विमान केवल 670 मीटर के टेक ऑफ रन से उड़ान भर सकता है और 320 मीटर के लैंडिंग रन से उतर सकता है।
दोस्तों C-295 विमान को वीआईपी ट्रांसपोर्ट, मेडिकल एग्जीक्यूशन, सैन्य संचालन, हवा से हवा में ईंधन भरने के साथ साथ नागरिक और मानवीय मिशन के लिए भी कॉन्फ़िगर किया जा सकता है। अब बढ़ते हैं तीसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किन प्रावधानों में प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा संशोधन किया गया था? तो इसने राज्य को सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार दिया। यह कथन एकदम सत्य है। इसके तहत 9वीं अनुसूची में शामिल भूमि सुधार और अन्य कानूनों को न्यायिक समीक्षा से संरक्षण प्रदान करने के लिए यह अनुसूची जोड़ी गई। यह भी कथन एकदम सत्य है। तीसरा है, इसके जरिए नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया, उसके लिए विशेष प्रावधान। यह नहीं होगा। चौथा है, इसने जनहित में खाद्य पदार्थों, पशुओं के चारे, कच्चे कपास, कपास के बीज, कच्चे जूट के उत्पादन, आपूर्ति और वितरण को नियंत्रित करने के लिए संसद को अधिकार दिया है। दोस्तों यह भी नहीं होगा। तो इसमें उत्तर क्या होगा? केवल 1 और 2 होगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं इंडियन एक्सप्रेस में आई हुई खबर है 1951 के प्रथम संविधान संशोधन की जो मुख्य विशेषताएं थी कि राज्य को सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार देता है। संपदा आदि के मामले में अधिग्रहण के लिए प्रदान करने वाले कानूनों की बचत के लिए यह प्रदान किया गया। तो भूमि सुधारों और इसमें शामिल अन्य कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। दोस्तों जब संविधान निर्मित हुआ था तो 8 ही अनुसूचियां थी। 9वीं अनुसूची पहले संविधान संशोधन के तहत, 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन के तहत और 11वीं तथा 12वीं अनुसूची याद रखेंगे 73वें और 74वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी। तो वर्तमान में अगर देखा जाए तो यह टोटल 12 अनुसूचियां हैं। तो दोस्तों यह जो अनुसूची है 9वीं अनुसूची में किसी भी मामले को डाल दिया जाता है तो उस पर न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता। इसीलिए 9वीं अनुसूची में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है। जैसे बहुत सारे राज्य क्या होता है पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण दे करके उसे 9th शेड्यूल में डाल देते हैं, तो उस पर विचार कोर्ट नहीं कर सकती। लेकिन दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश सबरवाल साहब ने 2008 में एक निर्णय दिया था कि 1973 के बाद के मामले जो 9th शेड्यूल में डाले गए हैं उन पर विचार किया जा सकता। 73 के पहले जो 9वीं शेड्यूल में डाले गए हैं उन पर विचार नहीं किया जा सकता। यानी 1973 के बाद के मामलों का न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है, न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट के बारे में यहां पर दिया है। अब बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन से देश खाड़ी सहयोग परिषद का हिस्सा हैं? तो पहला दिया है बहरीन, यह है, कुवैत भी है, ओमान भी है, कतर भी है, सऊदी अरब भी है और संयुक्त अरब अमीरात भी है। तो अतः इसमें उत्तर जो होगा वह बी होगा। दोस्तों ध्यान रखेंगे ईरान और यमन नहीं होगा। तो यहां पर जो खबर आई हुई है इंडियन एक्सप्रेस में, इंडिया जीसीसी ग्रुप लाइकली टू स्टार्ट फ्री ट्रेड पैक्ट निगोशिएशन नेक्स्ट मंथ। तो भारत खाड़ी सहयोग परिषद के सदस्य देशों के दोनों क्षेत्रों के बीच आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अगले महीने एक मुक्त व्यापार समझौते के लिए बातचीत शुरू करने की उम्मीद जता रहा है। और दोस्तों याद रखें कि भारत पहले से ही यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ वह मुक्त व्यापार समझौता लागू कर चुका है। तो जीसीसी इसकी स्थापना 1981 में हुई थी। दोस्तों इसमें सदस्य देश सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब अमीरात, कतर, कुवैत, ओमान और बहरीन है। थोड़ा सा मानचित्र में आइए देखते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये कुवैत है, बहरीन है, सऊदी अरब है, यूनाइटेड अरब अमीरात है, ओमान है और कतर है। तो ये 6 देश हैं जो कि जीसीसी में शामिल हैं। और इसका उद्देश्य यह कि अपने सदस्यों के बीच उनके समान उद्देश्यों और उनकी समान राजनीतिक और सांस्कृतिक पहचान के आधार पर एकता प्राप्त करना, जो अरब और इस्लामी संस्कृतियों में निहित है। अब बढ़ते हैं दोस्तों 2022 में आया हुआ प्रश्न है, किसी संगठन या कंपनी द्वारा किए गए व्यय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? तो दिया है नई प्रौद्योगिकी प्राप्त करना पूंजीगत व्यय है। यह एकदम सत्य है क्योंकि यह स्थायी परिसंपत्तियों के विकास के लिए सरकार द्वारा किया जाने वाला व्यय है। यदि किसी वस्तु का 1 वर्ष से अधिक का उपयोगी जीवन है
तो इसे पंजीकृत किया जाता है, यानी पूंजीगत व्यय माना जा सकता है। पूंजीगत व्यय का उपयोग परिसंपत्तियों को बनाने या देनदारियों को कम करने के लिए किया जाता है। इसमें शामिल है जैसे सड़कों और अस्पतालों जैसी परिसंपत्तियां बनाने में सरकार द्वारा दीर्घकालिक निवेश, यह पैसा सरकार द्वारा राज्यों को ऋण के रूप में या उसके उधारों के पुनर्भुगतान के रूप में दिया जाता है। इसलिए नई तकनीक को प्राप्त करना एक पूंजीगत व्यय माना जाता है, क्योंकि यह भविष्य में समय में लाभ उत्पन्न करेगी और नई संपत्ति के निर्माण में मदद करेगी। तो इस तरह से पहला कथन तो सत्य हो जाता है। दूसरा है ऋण वित्तीयन को पूंजीगत व्यय माना जाता है, जबकि इक्विटी वित्तीयन को राजस्व व्यय माना जाता है। दोस्तों यहां पर यह कथन असत्य हो जाता है, चूंकि ऋण वित्तीयन और इक्विटी वित्तीयन दोनों को पूंजीगत व्यय के तहत माना जाता है। तो दोस्तों राजस्व व्यय जो होता है यह सरकार द्वारा किया गया व्यय है, जो उसकी संपत्ति या देनदारियों को प्रभावित नहीं करता है। उदाहरण के तौर पर इसमें वेतन, ब्याज भुगतान, पेंशन और प्रशासनिक खर्च शामिल होते हैं। तो इस तरह से दूसरा कथन असत्य हो जाता है। अतः आंसर क्या होगा? केवल एक, यानी उत्तर ए सही होगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों फैक्ट ऑफ द डे में सरदार वल्लभ भाई पटेल। दोस्तों आज 31 अक्टूबर है, तो दोस्तों हमारे देश के लौह पुरुष के रूप में जाने जाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। और दोस्तों आज ही 31 अक्टूबर को हमारे देश की आयरन लेडी और भारत रत्न प्राप्त करता भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी का भी पुण्यतिथि होता है। तो दोस्तों श्री धर्मेंद्र प्रधान टू लीड द यूनिटी रन फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑन राष्ट्रीय एकता दिवस। तो दोस्तों आज के सभी समाचार पत्रों और ये पीआईबी में आया हुआ है, तो खबरों में यही है कि भारत सरकार आज के दिन लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 147वीं जयंती के उपलक्ष्य में एकता दिवस या नेशनल यूनिटी डे मनाया। तो सरदार पटेल के जीवन से जुड़ी कुछ विशेष सामग्रियां जवाहर पार्क वाइस रीगल लॉज में इस धरती के सबसे महान सपूतों में से एक को याद करने और उनके जीवन से सीखने के उद्देश्य से प्रदर्शित की गई हैं। और दोस्तों बता दें कि आज सरदार पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोगों ने संबोधित किया, चाहे वह भारत की राष्ट्रपति हों, चाहे वह भारत के गृह मंत्री हों, और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर केवड़िया में स्टैचू ऑफ यूनिटी पर पहुंचे और वहां पर उन्होंने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई। दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और लौह पुरुष कहे जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म गुजरात के नादियाड में 1875 में हुआ था आज ही के दिन, और यह भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और पहले गृह मंत्री भी थे। दोस्तों इन्होंने रियासत मंत्रालय का गठन करवाया था और 562 से अधिक रियासतों का विलय किया। हैदराबाद रियासत को ऑपरेशन पोलो के तहत उन्होंने विलय किया था। जम्मू कश्मीर रियासत को इंस्ट्रूमेंट बाय एसेशन विलय पत्र पर हस्ताक्षर के द्वारा उन्होंने विलय किया था। इसी तरह से जूनागढ़ में जो है जनमत संग्रह के द्वारा विलय किया था। तो दोस्तों हमारे देश के लौह पुरुष की याद में 31 अक्टूबर को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 से हर साल आज के दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाने के लिए घोषणा की। तो स्वतंत्रता आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल का सबसे पहला और बड़ा योगदान 1918 में खेड़ा संघर्ष था। इसी तरह से 1928 में बारदोली सत्याग्रह और दोस्तों 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जिसमें मौलिक अधिकारों की बात की गई थी। सरदार पटेल को बहुत सारा सम्मान, उनके नाम से ढेर सारी संस्थाएं हैं। इंडियन पुलिस सर्विस की जो ट्रेनिंग होती है सरदार वल्लभ भाई पटेल एकेडमी में ही होती है हैदराबाद में। दोस्तों अहमदाबाद के हवाई अड्डे का नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा रखा गया है। इनके नाम से कई विश्वविद्यालय हैं और 1991 में इन्हें मरणोपरांत भारत रत्न दिया था। तो दोस्तों यह हमारे भारत के लौह पुरुष थे। अब बढ़ते हैं दोस्तों, आज के लिए आप लोगों के लिए इसके अतिरिक्त महत्वपूर्ण प्रश्न, 2 प्रश्न दूंगा, इसका उत्तर जरूर दीजिएगा। दोस्तों आज के लिए आप लोगों के लिए पहला प्रश्न है ऑपरेशन पोलो क्या था। दोस्तों दूसरा प्रश्न है जब भारत का संविधान लागू हुआ था तो संविधान की 8वीं अनुसूची में संवैधानिक भाषाओं की संख्या कितनी थी। इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। इस तरह से आज का अंक यहीं पर समाप्त करता हूं। आशा करता हूं कि आज का भी यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा। यदि अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।